मैम जैसे कि हम सबको मोटिवेशन मिलती है एंड हम सब बहुत मोटिवेट होते हैं। पर फिर वो एक फेज़ होता है ना कि एक टाइम लगता है कि हाँ, मोटिवेट हो गए, अब सब कर लेंगे, बस अब करना ही करना है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो क पता नहीं धीमे-धीमे वो लेवल डाउन होता चला जाता है। फिर ब्रेन अपने कंफर्टेबल मोड में फिर हम वही रेगुलर की प्रोसेस में आ जाते हैं। वो फिर लगता है कि यार कि कुछ ना कुछ तो है कि मोटिवेशन मिल रही है लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मैम ऐसा क्यों हो रहा है? एज यू आर सेइंग फॉर द मोटिवेशन, है ना, कि हमारी लाइफ में मोटिवेशन आता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, फिर अचानक से हम कुछ सुन लेते हैं, फिर लगता है कि नहीं हमसे हो पाएगा, फिर नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली द मेन रीजन इज हियर कि एक तो पहले हमें डिफरेंशिएट करना आना होगा कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या अंतर है। मोटिवेशन इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इंस्पिरेशन ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड विद इन अस। तो हमें पहले तो ये अंतर समझ लेना होगा कि हमें जीवन में मोटिवेशन की नहीं इंस्पिरेशन की जरूरत है। बहुत ध्यान से समझिए। इंस्पिरेशन मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम योर इनर साइड। और ये इंस्पिरेशन हमारे जीवन में कब आती है? फिर से वही एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर कि जहाँ पर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट दैट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, कि आप अपनी चीजों के महत्व को समझते हैं, आप अपने महत्व को समझते हैं। जब फिर से वही चीज, जब आप महत्व को समझते हैं तब आप हर एक चीज का महत्व समझते हैं, तब आप समय का महत्व समझते हैं, आप रिश्तों का महत्व समझते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली हर चीज का महत्व समझते हैं। फिर आप कहीं भी ना चीजों को ऐसे ही नहीं जाने देते कि नहीं ठीक है ये आज मिल गया कोई बात नहीं, अभी मुझसे जितना हो सकता है मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझ लेता हूँ फिर उसको जाने देता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आज मेरे जीवन में ये संबंध है तो ठीक है, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस करूँ नहीं करूँ ये मेरे साथ रहेगा, ऐसा नहीं सोचोगे तुम हर जगह पर अपने एफर्ट्स लगाओगे, तुम हर जगह अपनी कोशिश करोगे किसी भी चीज में। अगर तुम लर्निंग स्टेज में तो तुम वहां भी अपने प्रयास दोगे कि क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ये समय एक लिमिटेड समय के लिए मिला है, इसकी एक ड्यूरेशन है, एक समय के बाद फिर मुझे ये समय नहीं मिलेगा। तो तुम उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाओगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास समय निश्चित समय के लिए है। तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि नहीं अरे ठीक है किया तो नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो जीवन में तो सब कुछ कर ही रहे हैं ना सब लोग, हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम ऐसे थॉट प्रोसेस में जाओगे ही। तो दैट इज अगेन हियर कि वो सेल्फ अवेयरनेस होगी तो वो इंस्पिरेशन होगी, और वो इंस्पिरेशन तुम्हें जब गाइड करती है तो तुम्हारी चीजों की दिशा बदल जाती है। फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारा हर समय ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं चलता है कि तुम्हारी आंखों ने कुछ भी अच्छा देखा, कानों ने कुछ भी अच्छा सुना, तुम्हें कुछ भी टेस्ट करना है तो बस तुम कहीं भी नहीं भाग रहे होते हो। तुम हमेशा फिर से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। ये डिफरेंशिएशन जिस दिन लाइफ में आ गया, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, और तुम क्लैरिटी के साथ समझते हो कि नहीं सही नहीं है मतलब नहीं है, भले ही मैं इसे मानूं या ना मानूं लेकिन ये वास्तविकता में तो सही नहीं है, भले ही मैं इसे कर रहा हूं लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता हूं कि सही नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो वहां पे वो इंस्पिरेशन काम करने लगती है, और जैसे इंस्पिरेशन आपकी अपनी जगह लेती है, फ्रंट मोड पे आ जाती है, मोटिवेशन से आगे खड़े होकर तैयार हो जाती है, तब तुम कभी भी अपने आप को सेकेंडरी नहीं रखोगे, तुम्हें अपनी वैल्यू पता होगी, तुम्हें अपना महत्व पता होगा, तुम्हें हर चीज का महत्व पता होगा, और तुम फिर जो कुछ भी करोगे वहां अपना बेस्ट दोगे ही दोगे। और तुम्हारा बेस्ट देना मतलब वही चीज होगी ना कि तुमने अपना कर्म 100% किया है, तो तुम्हें फिर परिणाम अलग से जानना नहीं है, परिणाम अपने आप 100% आता है। तुम 100% पाने के लिए नहीं कुछ कर रहे हो, तुम 100% कर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम ऐसे हो गए हो, तुम्हारे पास वो इंस्पिरेशन आ गई कि नहीं मुझे अपना करना है। दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड कि रिजल्ट क्या आएगा, वो दूसरी चीज है, वो मेरे हाथ में नहीं है। आई एम नॉट हैविंग दैट राइट कि वो रिजल्ट क्या आने वाला, लेकिन मेरे कर्म मेरे हाथ में है, मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ और मैं लूंगा। इंस्पिरेशन जब तुम्हें ये दे देती है तब तुम हमेशा हर जो निर्णय लेते हो उस पर अपना इम्पार्ट करते हो, उस पर 100% देना शुरू कर देते हो, और फिर वहां से वो मोटिवेशन जो दूसरी चीज तुम्हें मिल रही है ना, वो एक तुम्हारे पास सरप्लस हो जाता है, वो एडिशनल हो जाता है, किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इंस्पिरेशन तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास हमेशा से है, जो तुम्हारे इनर साइड पे बैठी हुई है, वो तो हर समय तुम्हें गाइड कर रही है। तुम्हारे पास कैसी भी सिचुएशन आएगी, कितनी भी ऑब्स्टेकल आएगी, वो तुम्हें वहां से ओवरकम करा ले जाएगी, क्योंकि तुमने अंदर ही अंदर उसको बता दिया कि नहीं मुझे अपने जीवन में जो भी करना है वो बेहतर करना है, और इसलिए बेहतर करना है क्योंकि मुझे खुद को भी तैयार करना है, और मैं जहां तक अपनी पहुंच ले जा सकती हूँ या जहां तक मैं पहुंच सकती हूँ वहां तक मुझे कुछ ना कुछ बेहतर देना भी है। बिकॉज आई एम नॉट हेयर ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए ही केवल यहाँ नहीं हूँ, मैं इसलिए हूँ कि पहले मैं स्वयं ग्रहण करूँ और फिर मैं दूसरों के लिए कर सकूँ। ये वही बात है कि अगर हमसे कोई आकर के 1000 रुपये मांग ले, बहुत ध्यान से समझिए, और हमारे पास नहीं है वो,
हमारे पास केवल 100 रुपए है, तो तुम्हारी इच्छा बहुत भी है ना कि नहीं मुझे करना है उसके लिए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो 1000 नहीं है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप में वो क्लैरिटी नहीं है, तो आप कैसे किसी के जीवन में वो क्लैरिटी ला सकते हैं? आप ही डिस्टर्ब हैं तो आप कैसे किसी के जीवन में जा करके वो समाधान ला पाएंगे? हम चाहते तो बहुत है कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आए जो समाधान दे, सॉल्वर हो, हमारे जीवन में हमेशा सही व्यक्ति आए। और क्या हम सही व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या हम वो समाधान बनना चाहते हैं? नहीं। तो अगर हर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचे कि हमें ही समाधान बनना है, हमें ही अपनी समस्याओं का निदान करना सीखना है, अपनी इंस्पिरेशन को जगाना है कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली और व्हाट पर्पस आई एम हियर एग्जैक्टली, आई हैव टू कनेक्ट विद दैट, तो वहां से चीजें ही बदल जाएंगी। So that we have to connect with the inspiration in spite of motivation first. तो मैम जैसे कि आज के टाइम पे जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज हम लोग मानते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, पर इंग्लिश से ही क्यों हमारा पोटेंशियल, पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है? मतलब किसी पर्सन को अगर इंग्लिश नहीं भी आ रही है या हल्की बहुत कम आ रही है या वो सही से फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर पा रहा है इंग्लिश को, तो उसी से ही उसी इंसान को टैग क्यों किया जा रहा है? क्या ये हमारी सोसाइटी का आज ये ड्रॉबैक सच में है ना? देखिए, यहाँ पर जब बात इंग्लिश की आती है, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो ना, तो लैंग्वेज इज ओनली द वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी, व्हाटएवर इट इज, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन जब बात इंग्लिश की आ जाती है, सी दैट इज ऑल अबाउट द कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे कंट्री में इन्वेजन्स हुए, ठीक है, इन्वेजन्स में स्पेसिफिकली दैट इज अबाउट द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज दैट लैंग्वेज जिसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब एंटर किया गया थ्रू अ प्रोसेस, जिसमें हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की, व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड दैट सिस्टम, तो वहाँ पर वो इंग्लिश को इस तरीके से रखना चाहते थे कि बिकॉज दे वांटेड सच काइंड ऑफ वर्कर्स जो उनकी लैंग्वेज को समझ सकें, इसलिए वहाँ पर वो इंग्लिश का इम्पार्ट हुआ कि हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज के लिए फेमिलियर हो सके, इसलिए उसका वहाँ पे इंक्लूजन किया गया, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको किस तरीके से लेते हैं कि अब हमने उसे इस तरीके से इंटीग्रेटेड पार्ट मान लिया है अपना कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम ही अपने आप को कहीं ना कहीं एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं या हम डाउनग्रेडेड फील करते हैं। या ऐसा भी कई बार होता है कि अगर आप 4 लोगों के बीच में हैं और 3 लोग इंग्लिश प्रॉपर बोल पा रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा फील करा दिया जाता है कि नहीं, अभी तुम्हें कुछ चीजें हैं जो नहीं पता है, या तुम्हारा जो नॉलेज है ना वो भी उतना एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। तुम्हारे पास नॉलेज भी होगा ना, इफ यू आर हैविंग नॉलेज मोर देन दैट 3 इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, उन 3 इंडिविजुअल से ज्यादा भी नॉलेज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें ही अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता ना, इसलिए वो नॉलेज की उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो वो चीजें हमारी अपनी क्रिएटेड है, दैट इज नोन एज मेंटल कॉलोनाइजेशन, कि हमारे मेंटल थॉट प्रोसेस पे ऐसी चीजें क्रिएट की गई हैं। देखिए, लैंग्वेज आपको सभी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी सीखिए, इंग्लिश सीखिए, संस्कृत सीखिए, अदर लैंग्वेजेस आर देयर। ब्रेन इज हैविंग कैपेसिटी टू लर्न मोर देन 5 लैंग्वेजेस इन अ सिंगल टाइम, मोर देन 5 लैंग्वेजेस। तो आप लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज को टैग मत करिए कि वो लैंग्वेज ही किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज करने का तरीका हो सकता है या उस इंडिविजुअल के पोटेंशियल को चेक करने का तरीका हो सकता है। जब हम ये कर रहे हैं तब हम गलत कर रहे हैं। हम छोटे से ही, अगर बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, अगर ये करते हैं कि नहीं, ओनली इफ यू हैव नॉट लर्न दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो अगर आपने अभी नहीं सीख पाया तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप उसे बार बार गलत तरीके से पिन पॉइंट करें। एक होता है सही तरीके से समझाना कि बेटा ठीक है, अभी तुम नहीं सीख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सीख जाओगे, हम तरीके उसे समझा सकते हैं। लेकिन केवल उस एक कारण से अगर आप उसे निगेटिवली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो उसके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली उसे ये लगता है कि मैं अगर ये लैंग्वेज नहीं बोल पाया ना अपनी लाइफ में तो मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये वैसा कुछ सेटअप बन जाता है। तो इसके लिए वो अवेयरनेस हमें रखनी होगी एज अ सोसाइटी कि हम लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस की तरह देखें। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है आपकी अपनी रूट लैंग्वेज, आपकी अपनी मातृभाषा। अगर आपकी अपनी मातृभाषा आपने मजबूत की हुई है या आपने अपनी मातृभाषा पर फोकस किया है, उसकी शब्दावली पर, जिसे हम इंग्लिश में वोकैब कहते हैं, हमारी मातृभाषा फॉर एग्जाम्पल हिंदी, तो अगर आपकी हिंदी का फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो आपका
जो आगे का अटेन करने का तरीका है किसी भी लैंग्वेज को बड़ा इजी हो जाएगा. आई एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ ऑल्सो, दैट इफ आई एम हैविंग अ ग्रेट फाउंडेशन ऑफ माई ओन लैंग्वेज, अपनी एक मातृभाषा की एक मजबूत पकड़ है हमारे पास, उसकी अपनी शब्दावली, तो आपको लाइफ में जिस भी लैंग्वेज को सीखना पड़ जाएगा ना, आप सीख ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी. लेकिन आपकी अपनी रूट लैंग्वेज से भी आप कट गए, उससे भी आप अलग हो गए, फिर आपको दूसरी लैंग्वेज दे दी गई है यहाँ पर, जो इंग्लिश आप कह रहे हैं बार बार, है ना, या फ्रेंच है, वट एवर इट इज. तो यहाँ पर उस लैंग्वेज को आपको पहले एम्फेसाइज कर दिया जाता है प्रायोरिटी लेवल पर, जो आपकी फाउंडेशन से अलग है. आपने बचपन से जो शब्द सुने थे वो हिंदी में सुने थे, आपकी कनेक्टिविटी हिंदी के साथ ज़्यादा है, तो पहले आप अपना फाउंडेशन को मजबूत कर लीजिए, आप अपनी शब्दावली मजबूत करिए. इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप बार बार क्वेश्चन रेज करिए. जब तक आपको हिंदी की क्लैरिटी नहीं आती, हिंदी की शब्दावली आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक आप इंग्लिश का या अदर लैंग्वेजेस का फाउंडेशन भी क्लियर नहीं करते. ये आपको लग रहा होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि हिंदी को समझने से इंग्लिश को समझने का क्या रिलेशन है, आपको लग सकता है, लेकिन रियलिटी इज दिस कि आपकी जो अपनी मातृभाषा मजबूत होती है ना, तो आप उसकी फाउंडेशन पे कुछ भी खड़ा कर लीजिए. फिर आपको जब जैसे जरूरत होगी आप वैसे लैंग्वेज सीख जाएंगे. आपको जापान जाना तो आप जापानीज भी सीख जाएंगे, और आपको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना इंग्लिश सीखने तो इंग्लिश भी सीख जाएंगे. लेकिन अपनी मातृभाषा के साथ अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं, और आप अपनी मातृभाषा से डिस्कनेक्टेड होते हुए यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर इस रीजन समझिए कि आप में वो विश्वास भी नहीं है, आपको वो कोई बता भी नहीं रहा है कि आपकी मातृभाषा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है. आपको अपनी रूट लैंग्वेज के लिए भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपनी बात अच्छे से रखी. अगर हमारे पास एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, बहुत एज है उनकी, और वो हिंदी में बात कर रहे हैं और उनका नॉलेज हम सबसे बहुत ज्यादा है, तो अब हम उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. कितनी बार ऐसा होता है. अगर हम सभी इंग्लिश स्पोकन वाले इंडिविजुअल है ना, तो हम सोचेंगे ठीक है, बता ही रहे हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उतनी तवज्जो आप नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने इंग्लिश को यूटिलाइज नहीं किया. तो आपकी अपनी भाषा में आपके इतने शास्त्र लिखे गए हैं, उपनिषद हैं, वेद है, वेदांग है, कितनी सारी चीजें, आपको अपनी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है. संस्कृत तो चलिए बहुत दूर की बात हो गई अब आपके लिए, आप संस्कृत तो क्या ही समझ रहे हैं, केवल आप मंत्र ही कुछ याद कर ले वही अलग है. लेकिन कम से कम हिंदी जो अभी आपके पास बची हुई है, हिंदी को ही जितना मजबूत बना लीजिए कि वो फाउंडेशन इतनी मजबूत हो कि आपको हिंदी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना, तो हम नॉर्मल शब्दों को हिंदी मान लेते हैं. आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा. तो आप जब शुद्ध हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो वो आपके थॉट प्रोसेस वैसे क्रिएट होती है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत पर रिसर्चेस हुए हैं, दैट इज नोन एज संस्कृत इफेक्ट, कि अगर आप संस्कृत बोलना शुरू करते हैं तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग अपने आप अच्छी होती है, आपके थॉट्स में प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है. और ये रिसर्च हो चुका है, जो हम पहले से कहते हुए चले आ रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, वो रिसर्च के थ्रू आ रहा है, दैट इज नोन एज संस्कृत इफेक्ट. उसी तरीके से हिंदी का अपना इम्पैक्ट है. हिंदी भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आपकी मेंटल क्लैरिटी लाती है. तो हम अपने शब्दों से डिस्कनेक्टेड हैं, फिर हम चाह रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही हमने अगर नहीं सीखी तो हमने कुछ नहीं सीखा, तो ये गलत है. अपने रूट लैंग्वेज पे काम करिए, फिर अदर लैंग्वेजेस भी सीखिए, सब कुछ करिए. और अगर आपको कोई बार बार ये फील कराने की कोशिश करता है कि नहीं, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो तुम में वो नॉलेज नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैट. और ये सीखना पड़ेगा, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि किस चीज़ को किस लेवल पे इग्नोर करना है और किस चीज़ को किस लेवल पे एक्सेप्ट करना है. दैट वी मस्ट बी नोइंग.